नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा स्वागत करती हूं पब्लिक एशिया न्यूज में। वक्त हो चला है पब्लिक एशिया प्राइम टाइम का, तो चलिए रुक करते हैं देश विदेश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, आने वाले समय में दिल्ली के लोगों को सार्वजनिक परिवहन बेड़े में चलने वाली क्लस्टर स्कीम की ऑरेंज बसों की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। क्लस्टर स्कीम की करीब 997 बसों की परिचालन अवधि समाप्त हो रही है। इस वजह से 19 जून के बाद से ये बसें नहीं चलेगी। अब इन बसों के चालक, परिचालक सहित डिब्बों में कार्यरत हजारों की संख्या में कर्मचारियों को बेरोजगार होने का डर सता रहा है। इसके चलते वे अपने रोजगार को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे जमीन पर में दिल्ली के यमुना घाट और लाल किले की भव्यता नजर आएगी। लाल किले के पिछले हिस्से और निगम बोर्ड घाट की और फिल्म के कई महत्वपूर्ण शॉट्स फिल्माए गए हैं। इसके अलावा हाल ही में एक और फिल्म सुपरस्टार कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ की शूटिंग भी चांदनी चौक में सुप्रसिद्ध कोतवाली चौक पर हुई है। इन फिल्मों की शूटिंग एमसीडी के अधिकारी क्षेत्र में की गई है। नामचीन फिल्म स्टार का एक बार फिर से दिल्ली में शूटिंग करने के लिए लौटना बेहतरीन फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के लिहाज से दिल्ली के लिए अच्छी संकेत है। इससे दिल्ली में राजस्व आएगा। फिल्म शूटिंग बढ़ने से दिल्ली के पर्यटक स्थलों के अच्छे होने की, रखरखाव होने की संभावना है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024 से 2025 के लिए एनसी वेब नॉन कॉलेजिटिकल वुमेन एजुकेशन बोर्ड की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक दाखिले के लिए छात्राओं के 15,000 से अधिक आवेदन आ गए हैं। बीए प्रोग्राम में सीटों की कुल संख्या 9,230 और बीकॉम में 5,980 है। सबसे अधिक पंजीकरण बीए प्रोग्राम में किए गए हैं। इनमें से अब तक 7,000 से अधिक छात्रों ने पंजीकरण किया है। इस सप्ताह पंजीकरण की संख्या में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में प्रशासन पंजीकरण विंडो की तिथि बढ़ा सकता है। स्नातक प्रोग्राम में दाखिले इस बार भी कट ऑफ के आधार पर ही होंगे, जबकि पीजी में दाखिले यूएटी के माध्यम से होंगे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, सब्जी मंडी थाना पुलिस ने सेंधमारी करने वाले एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जिसका एक साथी कार में पुलिस की वर्दी पहनकर इनके साथ चलता था, ताकि मौके पर पकड़े जाने पर अपने साथियों को लोगों से बचा सके। पुलिस ने गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से दिल्ली पुलिस की वर्दी, सायरन और बीकॉन लाइट लगी ब्रीजा कार भी बरामद की गई है। बदमाशों पर दिल्ली के अलावा यूपी और राजस्थान में 100 से अधिक चोरी और सेंधमारी के मामले दर्ज किए गए हैं। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, मौसमी उतार चढ़ाव के बीच राजधानी में हाल फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कई दिनों की आशंका राहत के बाद भी सोमवार को फिर लू के थपेड़े लगने शुरू हो गए हैं। चिलचिलाती धूप के बीच तापमान में भी वृद्धि देखने को मिली है। मौसम विभाग की माने तो अभी इस सप्ताह भर यही स्थिति बनी रहेगी। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आई है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने 13 जून को महाराष्ट्र के सभी बड़े नेताओं की एक बैठक बुलाई है। पंत प्रधान की शपथ विधि पर सम्मान पूर्वक निमंत्रण न मिलने से मनसे नाराज हैं। इस बैठक में आमंत्रण को लेकर नाराजगी की आशंका है। 13 जून सुबह 10:30 बजे रंग शारदा में ये बैठक बुलाई गई है। ये बैठक लोकसभा की कार्यवाही और विधानसभा नगर निगम की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की बदली भूमिका से मनसे नाराज हैं। इस बैठक में क्या राज ठाकरे कोई अलग फैसला लेंगे, इस पर अभी सभी की नजरें बनी हुई हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने सवाल किया कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी को देश का नेतृत्व करने का जनादेश मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव में बहुमत से चूक गई है। केंद्र में नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए उसे अपने सहयोगियों का समर्थन लेना पड़ा। शरद पवार पुणे से करीब 125 किलोमीटर दूर अहमद
नगर में एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों को सम्मानित भी किया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार रात को हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव हारने वाले शिवसेना उम्मीदवारों के साथ यहां बैठक की। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के घटक शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने महाराष्ट्र में 15 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और उनमें से 7 पर जीत हासिल की। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा, शिवसेना के लोकसभा उम्मीदवार जो इस बैठक में शामिल हुए उनमें मुंबई की विधायक यामिनी जाधव, राहुल शिवाले, हेमंत गोडसे, सदाशिव लोखंडे, संजय मंडलिक, बाबूराव कोहलकर और हेमंत पाटिल शामिल थे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुंबई में मॉनसून आने के बाद से ही रिमझिम बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 4 दिनों तक मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर और कोकर जिलों में बारिश की संभावना है। विदर्भ के कई जिलों को भी बारिश का येलो अलर्ट दिया गया है। बुलढाणा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा जिलों में तूफानी हवाओं और गरज के साथ भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है। आईएमडी ने अगले 4 दिनों के लिए विदर्भ के कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही प्रशासन ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, ठाणे के भिवंडी तालुका के सरावली MIDC में एक फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग की खबर सुनते ही लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। आग लगने की घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। एक नगर निगम अधिकारी ने बताया, जिले के भिवंडी इलाके में एक सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री में मंगलवार तड़के आग लग गई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भिवंडी निजामपुर नगर निगम आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अधिकारी राजू वार्लिकर ने बताया कि सरावली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री में आग तड़के करीब 3 बजे लगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बाबा नीम करौरी के धाम कैंची में 15 जून को स्थापना दिवस पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसे लेकर प्रशासन व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। बता दें, पहली बार श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा रहेगी। अगर किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ती है तो पहले स्थानीय स्तर पर प्राथमिक इलाज होगा, उसके बाद हायर सेंटर ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए नागरिक उड्डयन विभाग से हेली सेवा मांगी गई है। साथ ही पूरे मेला क्षेत्र की ड्रोन और CCTV से निगरानी की जाएगी। सफाई दुरुस्त रखने को भावाली से कैची तक हर 100 मीटर में पर्यावरण मित्र रहेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, केंद्र में नवगठित मोदी सरकार ने उत्तराखंड सरकार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 1562 करोड़ 44 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। केंद्र के इस कदम से प्रदेश सरकार को विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध हो गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में उत्तराखंड को मिलने वाली जून महीने की धनराशि के साथ एक अतिरिक्त किश्त भी जारी की है। 2 महीने की एक किश्त से देश के तमाम राज्यों के साथ ही उत्तराखंड को भी राहत मिली है। केंद्र की नई सरकार का नया बजट अभी आना बाकी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, प्रदेश में 2 पहिया वाहन पर बैठे पीछे की सवारी के लिए हेलमेट पहनने पर सख्ती होगी, तो चौपहिया वाहन में भी सीट बेल्ट की अनिवार्यता होगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को बैठक में निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन विभाग से सड़क दुर्घटनाओं के बाद हुए डेथ ऑडिट के फलस्वरूप उठाए गए सुधारात्मक कदमों पर रिपोर्ट तलब की है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, हल्द्वानी के कुंवरपुर गौलापार क्षेत्र में एक युवती पर कमेंट करने पर ऑटो चालक, उसके साथी और युवती के परिजनों के बीच मारपीट हो गई। युवती के परिजनों ने ऑटो का शीशा तोड़ दिया। चालक शीशे के पैसे मांगने के लिए साथी के साथ युवती के घर पहुंच गया। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। इसके बाद थाने में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, देहरादून में सूरज के तेवर तेज हैं और दिन ब दिन पारा
चढ़ रहा है। एक हफ्ते पहले हुई बारिश के बाद कुछ दिन भीषण गर्मी से राहत रही, मगर बीते 3 दिनों से गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। बता दें कि दून का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जो कि इस महीने में अब तक सर्वाधिक है। इसके साथ ही लू के थपेड़ों से भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है हरियाणा की बड़ी खबरों का। अभी कम नहीं होगा गर्मी का सितम, पारा 40 डिग्री तक पहुंचने का है अनुमान। रात में भी गर्म रहेगा मौसम। गर्मी का सितम लगातार जारी है। 1 जून के बाद सोमवार सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग के अनुसार 16 जून तक तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। इस भीषण गर्मी में लोग बिजली संकट से भी परेशान हैं। लोगों ने बताया कि शिकायतों के बावजूद बिजली निगम में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रात को अक्सर लो वोल्टेज की समस्या झेलनी पड़ रही है। रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां बेंगलुरु से दिल्ली में चंदन की लकड़ी की तस्करी कैंटर में भरकर लाई गई। कीमत जान उड़ जाएंगे आपके होश। बेंगलुरु से दिल्ली में तस्करी के लिए कैंटर में भरकर लाई जा रही 4200 किलो चंदन की लकड़ी सिकंदरपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ ली है। टीम ने मुखबिर की सूचना पर रविवार रात करीब 1 बजे मानेसर घाटी में नाकेबंदी कर कैंटर को पकड़ा। पुलिस को देखकर कैंटर चालक थोड़ी दूर पहले ही रोककर घाटी के रास्ते फरार हो गया। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि नवनिर्वाचित सांसद दीपेंद्र हुड्डा की इस खाली सीट पर बीजेपी की है नजर। अक्टूबर में चुनाव होने तय। हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है। इस जीत के बाद उनकी राज्यसभा की सीट खाली हो गई है। इसको लेकर बीजेपी के नेताओं में पैरवी का दौर शुरू हो गया है। इस सीट पर बीजेपी अपनी नजर बनाए हुए है। आगे की खबरों की ओर बढ़ते चले तो आपको बता दें कि पीएम मोदी ने निभाई है अपनी दोस्ती। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मनोहर लाल को दिए ये खास मंत्रालय। जी हां, मोदी सरकार 3 में हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल का कद बढ़ गया है। उन्हें 2 मंत्रालय दिए गए हैं। मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय और शहरी एवं विकास मंत्रालय दिया गया है। आपको बता दें कि कल मोदी सरकार में मनोहर लाल ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। आज कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रालयों को बांट दिया गया। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल को मोदी कैबिनेट में 2 मंत्रालय दिए गए। उन्हें ऊर्जा मंत्रालय और शहरी एवं विकास मंत्रालय दिया गया है। अगली खबर जुड़ी है पुलिस कर्मचारियों से। खुशखबरी है पुलिस कर्मचारियों के लिए। जी हाँ, हरियाणा के 50,000 पुलिस कर्मचारियों को मिलेगा मोबाइल भत्ता। वित्त विभाग ने दी है मंजूरी। हरियाणा सरकार ने राज्य पुलिस के लिए एक खुशखबरी का ऐलान किया है। पुलिस कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने सभी पुलिस कर्मचारियों को हर महीने मोबाइल फोन भत्ता देने का ऐलान किया था, जिस पर अब वित्त विभाग ने भी मंजूरी दे दी है। इसके चलते अब प्रदेश के 50,000 पुलिस कर्मियों को लाभ मिलेगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे पब्लिक एशिया न्यूज के साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है पंजाब की बड़ी खबरों का। पाकिस्तान नंबर से आई कॉल और आधे घंटे बाद घर पर हथियारबंद लोगों ने किया हमला। दशमेश नगर के रहने वाले राजीव ठाकुर ने बताया कि उनके बेटी के नंबर पर पाकिस्तानी नंबर से मोबाइल पर कॉल आई। आरोपित ने 2.5 लाख रुपए रंगदारी मांगी। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया और कॉल काट दी। आधे घंटे बाद ही 20 हथियारबंद युवकों ने उसके घर के बाहर पहुंचकर हमला कर दिया। 10 मिनट गुंडागर्दी करने के बाद आरोपित फरार हो गए। रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां मौसम विभाग का अगले 5 दिनों तक है ऑरेंज अलर्ट। जी हां, इस सप्ताह 45 डिग्री तक जा सकता है तापमान। पंजाब में पिछले दिनों तक हुई बारिश के बाद अब गर्मी ने फिर से जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी सप्ताह में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है। लू की वजह से हीट स्ट्रोक आदि की समस्या आ सकती है।
तीसरी खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि पंजाब से रवनीत बिट्टू को मिली मोदी सरकार में खास जिम्मेदारी। लुधियाना सीट से मिली थी करारी शिकस्त। पंजाब की लुधियाना लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रवनीत बिट्टू चुनाव हार गए थे, मगर मोदी कैबिनेट में वह जगह बना पाने में कामयाब हो गए हैं। रवनीत सिंह बिट्टू मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बनाए गए हैं। बिट्टू कांग्रेस की ओर से लुधियाना सीट से 2 बार सांसद रहे हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। अगली खबर की ओर रुख करते बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि से लाखों अन्नदाताओं को होगा फायदा। सुनील जाखड़ बोले, पीएम ने किसानों के मुद्दे को रखा सबसे ऊपर। पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के मुद्दे को सबसे ऊपर रखा है और इस किश्त में किसान परिवारों के बीच वितरित किए जाने वाले लगभग 20,000 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दे दी है। सुनील जाखड़ ने कहा कि लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि पंजाब आतंकवादी है, कहना गलत। कंगना के बयान पर सीएम मान ने गिना डाली पंजाब की खासियतें। कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी मामले में अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस कृत्य को गलत ठहराया, लेकिन घटना के बाद कंगना के बयान का खंडन करते हुए कहा कि सांसद होने के बावजूद ये कहना कि पूरा पंजाब आतंकवादी है, ये गलत है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे पब्लिक एशिया न्यूज के साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, धार में सिगनेट पाइप फैक्ट्री में मंगलवार 11 जनवरी को भीषण आग लगने की सूचना मिली है। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं और आग पर काबू पाने की कोशिश करती रहीं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं। बताया जा रहा है कि आग औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर सेक्टर 3 स्थित फैक्ट्री के गोदाम में लगी है। आग बुझाने के लिए पीथमपुर, इंदौर, धार और बदनावर से भी फायर फाइटर्स बुलाए गए। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज द्वारा कमलल राजा महिला एवं शिशु अस्पताल न सिर्फ ग्वालियर बल्कि पूरे ग्वालियर चंबल अंचल का सबसे पुराना और बड़ा हॉस्पिटल है। न सिर्फ अंचल बल्कि राजस्थान और यूपी के पड़ोसी जिले और बुंदेलखंड तक से लोग इसमें इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ये अस्पताल देखरेख के अभाव में अब परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। इसकी बिल्डिंग तो जर्जर है ही, लेकिन अब एक नई समस्या से यहाँ पहुंचने वाले पेशेंट्स जूझ रहे हैं। ये समस्या है चूहे। आपको बता दें कि अस्पताल परिसर में हजारों की तादाद में चूहे हैं, जो सभी वार्डों, लेबर रूम, पोस्ट नेटल वार्ड और NICCU जैसे संवेदनशील वार्डों में भी झुंड के साथ स्वच्छंद विचरण करते रहते हैं। हद तो तब है जब अनेकों बार तो पेशेंट और उनके अटेंडरों को काट भी लेते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, इंदौर में देर रात तक खुले रहने वाले पब और बार पर जिला प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए अब इंदौर जिला प्रशासन द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जाएगी। इंदौर जिला प्रशासन बार और पब को रात 12 बजे नियमों के मुताबिक बंद कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। ये फैसला बार को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया है। AI टूल्स अधिकारियों को बार की हर गतिविधि के बारे में अलर्ट करेंगे। प्रशासन ने इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया है, जहां लाइव कैमरा फीड से निगरानी की जाएगी। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि पब और बार के बंद होने के वक्त के बाद लाइव फीड लिया जाएगा। अगर किसी बार या पब के द्वारा लाइव फीड नहीं दी जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बच्चा हाथ में आईफोन लेकर भीख मांग रहा है। हैरान करने वाले ये वीडियो अभी तक हजारों की तादाद में व्यूज और लाइक्स बटोर चुका है। दरअसल वायरल वीडियो सतना शहर के चौपाटी का है, जहां बच्चे के हाथ में आईफोन दिख रहा है। भीख मांगते बच्चे के हाथ में आईफोन देख रहे वहां खड़े लोग हैरान रह गए। समरिया चैक के चौपाटी में भीख मांगने वाले बच्चे के हाथ में आईफोन देखा तो वहां मौजूद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई।
अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, गुना जिले में मानवता को मार देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां लोगों ने एक चोर को पकड़ लिया और फिर उसके साथ अमानवीयता शुरू कर दी। लोगों ने उसके माथे पर एक कागज चिपका कर लिखा, मैं चोर हूं, किसानों की फसल चुराता हूं। लोग यहां तक ही नहीं रुके, उन्होंने माथे पर कागज चिपकाकर आरोपी चोर को अर्धनग्न किया और फिर उसे मंडी में घुमाया। ये मामला गुना शहर की नानाखेड़ी मंडी का बताया जा रहा है, जहां किसानों ने सोमवार को चोरी के आरोप में एक बुजुर्ग को पकड़ लिया। उन्होंने उस पर ट्रॉलियों से उपज चुराने का आरोप लगाया है। इसके बाद उसके माथे पर एक कागज चिपकाया और उस पर लिख दिया, मैं चोर हूं, मंडी में किसानों का नाच चुराता हूं। इसके बाद उसे अर्धनग्न कर मंडी में घुमाया गया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कैंट थाना प्रभारी दिलीप राजौरिया ने बताया कि एक वृद्ध पर फसल चोरी का आरोप है। पुलिस उसे पकड़कर थाने में लेकर आ गई है। मामले की जांच की जा रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है बिहार की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पूर्णिया लोकसभा सीट से इस बार निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव पर मतगणना के 6 दिन बाद ही बड़ा आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको बता दें, पप्पू यादव पर 1 करोड़ रंगदारी मांगने और नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी के मामले में पूर्णिया के मुफस्सल थाने में सोमवार 10 जून को फर्नीचर व्यवसायी ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कर ली है। अब सांसद पप्पू यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव ने इसे साजिश बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने आज पूर्णिया में घृणित षड्यंत्र रचा है। एक अधिकारी और विरोधियों की इस साजिश को पूर्ण रूप से बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जो दोषी हो उसे फांसी दे दो। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार से 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। 4 को कैबिनेट में जगह मिली है, जबकि 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। विभागों का भी बंटवारा हो गया है। बिहार के मंत्रियों को जो भी विभाग दिए गए हैं उसको लेकर आरजेडी ने हमलावर होकर कहा कि झुंझुना थमा दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि जो भी मंत्रालय मिले हैं क्या उससे जेडीयू नाराज है। मंगलवार 11 जून को नीतीश कुमार की पार्टी के नेता और मंत्री मदन सहनी ने बड़ा बयान दिया। मीडिया से बातचीत में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि केंद्र में जेडीयू को जो विभाग मिले हैं उससे हम लोग संतुष्ट हैं, कोई नाराजगी नहीं। जो मंत्रालय ललन सिंह रामनाथ ठाकुर को मिला है उसमें पूरे देश के लिए काम करने के लिए बहुत संभावनाएं हैं। बिहार समेत देश में काम होंगे, तेजी के विकास होंगे। जो विभाग जेडीयू को मिले हैं उसमें बहुत स्कोप है, जनता के लिए काम किया जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने आज मंगलवार 11 जून को टेक्सटाइल मंत्रालय संभाल लिया है। गिरिराज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज तो काम संभाले हैं, आज पहला दिन है। देश के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है। मैं इतना ही कहूंगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिनों में देश की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में हम सब इसको आगे ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि किसान से भी जुड़ा हुआ है। मीडिया के एक सवाल पर कि तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र ने मंत्रालय के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया है। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि देश की जनता और बिहार की जनता ने उनके हाथ में झुंझुना थमा दिया है, इसलिए वो ऐसी बातें करते रहते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद सारण में राजद को बड़ा झटका लगा है। राजद मशरक प्रखंड अध्यक्ष विक्रमा सिंह ने राजद पार्टी के नेतृत्व और नीति से असंतुष्ट होकर राजद की प्राथमिक सदस्यता एवं प्रखंड अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। राजद प्रखंड अध्यक्ष पूर्व मुखिया विक्रमा सिंह ने सारण राजद जिलाध्यक्ष के नाम से पत्र लिखकर सारण जिला राजद अध्यक्ष सुनील राय के पास भेज दिया। साथ ही साथ मशरक राजद प्रखंड कमेटी को भंग भी कर दिया है। उन्होंने बताया कि मैं अपने आप को राजद पार्टी में असहज महसूस कर रहा था। इस पार्टी में कार्यकर्ताओं को कोई तरजीह नहीं दिया जाता। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बक्सर जिले के मुफस्सल थाना क्षेत्र अंतर्गत महदे गांव के पास छापामारी करने गए माइनिंग ऑफिसर पर मंगलवार की सुबह बालू माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एडिशनल कलेक्टर कम माइनिंग ऑफिसर
कृष्ण कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल अवस्था में इलाज के लिए बक्सर सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार करने के बाद फिलहाल छुट्टी दे दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक एडिशनल कलेक्टर कम माइनिंग ऑफिसर कृष्ण कुमार मंगलवार की सुबह 4 बजे के करीब गुप्त सूचना पर मदय गांव के पास अवैध बालू लदे ट्रक पकड़ने गए थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा स्वागत करती हूं आपका पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन में। पाकिस्तान टीम का किसने कबाड़ा किया? T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद शाहिद अफरीदी करेंगे नामों का खुलासा। T20 वर्ल्ड कप 2024 के खत्म होने का इंतजार कीजिए। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने घोषणा की है कि टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद वो मौजूदा टीम की आंतरिक कहानी का खुलासा करेंगे। अफरीदी ने दावा किया कि वो उन व्यक्तियों के नाम खुलकर बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान टीम का कबाड़ा किया है। पाकिस्तान का मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है। दूसरी खेल की बड़ी खबर जुड़ी है एक विवाद से। हरभजन सिंह ने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर को जमकर लताड़ा। अर्शदीप सिंह बने हैं वजह। जी हां, भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल को जमकर लताड़ लगाई है। कामरान अकमल ने अर्शदीप सिंह पर सिख होने को लेकर बयान दिया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। अर्शदीप जब गेंदबाजी पर आए तो अकमल ने कहा, कुछ भी हो सकता है, 12 बज गए हैं, किसी सिख को नहीं देना चाहिए था 12 बजे ओवर। पैनल पर मौजूद एक और शख्स को अकमल की इस बात पर जोर से हंसी आई, लेकिन सोशल मीडिया पर अकमल को जमकर कोसा जा रहा है और सिख समुदाय का मजाक बनाने के लिए लताड़ लगाई जा रही है। और जहां तक ये सही भी है, क्योंकि किसी भी जाति समुदाय के ऊपर टिप्पणी करना गलत है। और अब भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने इस मुद्दे पर अकमल को बुरी तरह से घेर लिया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कहते हैं ना, सबका वक्त एक जैसा नहीं होता, वक्त के साथ वक्त भी बदलता है, और इसको सिद्ध किया है बुमराह ने। जी हाँ, साल भर पहले तक करियर खत्म होने के बारे में पूछते थे और अब उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। जसप्रीत बुमराह का आलोचकों को करारा जवाब। भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने के बाद अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने वापसी करने की उनकी काबिलियत पर शक करने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कहा है, 1 साल पहले तक यही लोग कह रहे थे कि मैं शायद फिर दोबारा नहीं खेल पाऊंगा और मेरा करियर खत्म हो गया है, लेकिन अब ये सवाल बदल गया है। बुमराह ने कहा कि अगर मैं बाहर का शोर देखूंगा, लोगों को देखूंगा, तो दबाव और भावनाएं हावी हो जाएंगी, फिर मेरे लिए चीजें काम नहीं करेंगी। ये संदेश है उन सब लोगों के लिए जिनको अपने अच्छे वक्त पर है घमंड। मत करो अपने अच्छे वक्त पर घमंड, क्योंकि वक्त के साथ वक्त बदलते देर नहीं लगती। रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर, जहां भारत में मोटो रेसिंग के विकास के लिए पोडियम पर पहुंचना है लक्ष्य। केविन क्विंटल ने किया है बड़ा दावा। भारत में मोटो रेसिंग की संस्कृति अब तक केवल दक्षिण तक सीमित है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इस वर्ष भले भारतीय राइडर्स ने स्थान अब तक प्राप्त नहीं किया, परंतु अपनी मजबूत दावेदारी से होंडा रेसिंग इंडिया टीम के 19 वर्षीय राइडर केविन क्विंटल ने आशा बढ़ा दी है। केविन ने बताया कि भारत में मोटो रेसिंग के विकास के लिए पोडियम स्थान प्राप्त करना उनका लक्ष्य है। खेल की अगली खबर जुड़ी है मोदी मंत्रिमंडल से। जी हां, साइकिल से संसद जाने वाले सांसद को मोदी कैबिनेट में मिला है खेल मंत्रालय। पोरबंदर सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने वाले डॉक्टर मनसुख मांडविया को मोदी सरकार में केंद्रीय खेल मंत्री बनाया गया है। उनकी पहचान उस मंत्री के दौर पर की जाती है जो साइकिल से संसद आते हैं। व अनुराग ठाकुर के काम को आगे बढ़ाएंगे। पिछली सरकार में मनसुख के पास हेल्थ मिनिस्ट्री थी।
इसके अलावा वह 2021 से केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मंत्रालय भी संभाल रहे थे। मनसुख के सामने देश के स्पोर्ट्स पावर हाउस बनाने की एक कड़ी चुनौती है। पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन को देखने के लिए और लगातार देश विदेश के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा स्वागत करती हूं आपका पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े। दोपहर 12 बजे से पहले 29 डिग्री पहुंचा नरेला का तापमान। भीषण गर्मी के बीच इस सप्ताह राहत मिलने की कोई भी संभावना नहीं लग रही है। आज भी आसमान साफ रहेगा और दिन भर चिलचिलाती धूप का भी सामना करना पड़ेगा। लू के थपेड़े लगेंगे वो अलग। मंगलवार सुबह 11:30 बजे दिल्ली के नरेला और मुंगेशपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री रह सकता है। दिल्ली की दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते बता दें, एक्शन में दिखे मोदी के मंत्री। विभाग मिलते ही शुरू किया काम। केरल से भाजपा के इकलौते सांसद सुरेश गोपी ने मंगलवार को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। उन्होंने अपने आप को यूकेजी का छात्र बताया। गोपी ने कहा कि वह अपने दोनों मंत्रालयों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बता दें कि सुरेश गोपी ने केरल की त्रिशूर लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। अगली खबर की ओर रुख करें तो जल संकट जल्द होगा खत्म। जी हां, दिल्ली एलजी ने की हरियाणा के सीएम से बात। मिलेगा हक का पानी। हर संभव मदद के लिए तैयार। दिल्ली में पेयजल संकट पर छिड़ी जुबानी जंग के बीच एलजी वीके सक्सेना ने कल हरियाणा के सीएम नायब सैनी से बातचीत की। वीके सक्सेना ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से बीते सोमवार को बात हुई है। उन्होंने दोहराया कि दिल्ली को आवंटित हिस्से के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। चल रही गर्मी की लहर के कारण राज्य की अपनी बाधाओं के बावजूद हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अगली खबर की ओर रुख करें तो नहीं रद्द होगी नीट की परीक्षा। जी हां, एससी का काउंसलिंग पर भी रोकने से इनकार। आपको बता दें, मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जहां पर यूजी 2024 को रद्द करने की मांग की गई। हालांकि कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग भी रद्द नहीं की जाएगी। रुख करते हैं राज्य उत्तर प्रदेश की ओर, जहां योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है। नई तबादला नीति को मंजूरी। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मीटिंग में मंगलवार को कई बड़े फैसले लिए गए हैं। योगी कैबिनेट ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत विभागाध्यक्ष 30 जून तक ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके बाद ट्रांसफर करने के लिए सीएम से परमिशन लेना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। यूपी की अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि यूपी में अखिलेश के बाद कौन संभालेगा नेता प्रतिपक्ष का पद। शिवपाल समेत 3 नामों पर चर्चा तेज है। लोकसभा चुनाव में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की रणनीति पर मिली बड़ी सफलता के बाद अब समाजवादी पार्टी मिशन 2027 में जुट गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति करेंगे, तो उनके स्थान पर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। पार्टी में फिलहाल 3 नामों पर बहुत गंभीरता से विचार चल रहा है। स्पेशल बुलेटिन की आगे की खबरें हैं राज्य हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। आपको बता दें कि भिवानी में लिव इन में रह रही महिला की हो गई मौत। पीठ पर मिले लाठियों से पीटने के निशान। मामला हुआ है दर्ज। युवती गांव संडवा निवासी नरेंद्र के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। तोशाम थाना पुलिस को दी शिकायत में राजस्थान के जिला चुरू के गांव तांबा खेड़ी निवासी व्यक्ति ने बताया कि उसे एक बेटा और एक बेटी है। उसकी पत्नी के सगे मामा गांव सरवा निवासी रमेश उसकी पत्नी और उसके बेटे नरेंद्र का अक्सर उनके घर पर आना जाना रहता था। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि सिरसा में गैंगवार की भेंट चढ़ा देवेंद्र गुग्गू। गोलियों और तेज धार हथियार से हमला कर उतारा मौत की घाट।
देवेंद्र उर्फ गग्गू के साथ संदीप ने बताया कि वह और गग्गू सुबह सैर पर एक साथ जाते थे। सोमवार सुबह करीब 6:30 से 7 बजे संदीप व गग्गू अपने गांव में ही नहर पर कुत्ते को घुमाकर घर लौट रहे थे। तभी एक गाड़ी पर सवार लोगों ने हमला कर गाड़ी से उसे टक्कर मारने की कोशिश की। इस दौरान गग्गू साइड में जा गिरा। छतों के ऊपर से अपने घर की तरफ भागने लगा तो हमलावरों ने उसका पीछा किया। इस दौरान वह जगसीर सिंह के घर में दाखिल हो गया। हमलावरों ने उसे जगसीर के घर में तेज धार हथियारों से हमला करके वह गोली मारकर हत्या कर दी। गग्गू को 2 गोलियां मारी गई हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, नशाखोरी की गिरफ्त में है पंजाब। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाक। फिर भेजी 7.5 किलो हीरोइन। पंजाब में नशाखोरी के खिलाफ पुलिस सख्त है। काउंटर इंटेलिजेंस ने हीरोइन का कारोबार करने के आरोप में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नशे की ये खेप पाकिस्तान से भेजी गई थी। कुछ दिन पहले ड्रोन से अटारी क्षेत्र में हीरोइन गिराई गई थी। आरोपितों के कब्जे से लगभग 7.5 किलो हेरोइन, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। अगली खबर की ओर रुक करते बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में ग्रांट इन एड और सेल्फ फाइनेंस कोर्स की बड़ी फीस। सीनेट की मंजूरी के बिना हुआ फैसला। पंजाब यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त कॉलेजों की फीस में प्रति वर्ष फीस बढ़ोतरी होती है। इस बार ग्रांट इन एंड संकाय की 7.5 जबकि सेल्फ फाइनेंस कोर्स की फीस में 10% की बढ़ोतरी हुई है। इस बार हुई फीस बढ़ोतरी में सीनेट बॉडी की मंजूरी नहीं ली गई है। 10 जून को पंजाब यूनिवर्सिटी ने मान्यता प्राप्त कॉलेजों को इसकी जानकारी दी। अगली खबर आ रही है हिमाचल से, जहां दिल्ली ले मार्ग के सुहाने सफर का आनंद लेने को हो जाए अब तैयार। आज से शुरू हुई बस सेवा दिल्ली लेह मार्ग पर मंगलवार यानी आज से HRTC केलंग डिपो बस सेवा शुरू हो गई है। ये देश का सबसे लंबा रूट है। बस लेह से सुबह 4 बजे तो दिल्ली से दोपहर 12:15 बजे रवाना होगी। बस लेह से सुबह 4 बजे तो दिल्ली से लगभग दोपहर 12:15 बजे रवाना होगी। बस का किराया 1740 रुपए है। अगली खबर की ओर रुख करते बता दें कि मोदी कैबिनेट में दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री बने JP नड्डा। हिमाचल को मिल सकता है पहला ट्रॉमा सेंटर। मोदी सरकार में जगत प्रकाश नड्डा के स्वास्थ्य मंत्री बनने से हिमाचल प्रदेश को उसका पहला ट्रॉमा सेंटर मिलने की उम्मीद है। अपने पहले कार्यकाल में JP नड्डा ने हिमाचल प्रदेश को एम्स दिया था। नड्डा ने हर जिले में ट्रॉमा सेंटर बनाने का फैसला लिया था, लेकिन यह प्रोजेक्ट अभी तक अधर में लटका है। IGMC शिमला में न्यू OPD में अलग से ट्रॉमा सेंटर बनाने का प्रस्ताव है। रुक करते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां उत्तराखंड में भीषण गर्मी से हाल है बेहाल। मैदानी इलाकों में जारी किया गया लू का अलर्ट। दून में सूरज के तेवर तल्ख हैं और दिन प्रतिदिन पारा चढ़ रहा है। एक सप्ताह पूर्व हुई वर्षा के बाद कुछ दिन भीषण गर्मी से राहत मिली, लेकिन बीते 3 दिनों से गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। दून का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जो कि इस माह अब तक सर्वाधिक है। इसके साथ ही लू के थपेड़ों से भी जनजीवन प्रभावित है। दूसरी खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि कैची धाम में श्रद्धालुओं के लिए पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा। ड्रोन और CCTV से की जाएगी मेला की निगरानी। बाबा नीप करोरी के धाम कैची में 15 जून को स्थापना दिवस पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो सके, इसके लिए प्रशासन व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। पहली बार श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा रहेगी। यदि किसी श्रद्धालु की तबियत बिगड़ती है तो पहले स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार होगा, उसके बाद हायर सेंटर ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाएगा। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, केंद्र में नई सरकार बनते ही उत्तराखंड को मिली है बड़ी सौगात। CM धामी ने जताया PM मोदी का आभार। केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में उत्तराखंड को मिलने वाली जून माह की धनराशि के साथ एक अतिरिक्त किश्त भी जारी की है। 2 माह की एक किश्त से देश के तमाम राज्यों के साथ ही उत्तराखंड को भी राहत मिली है। केंद्र की नई सरकार का नया बजट अभी आना है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि भोजशाला में मिली भगवान ब्रह्मा की परिवार सहित प्रतिमा। 7 नए अवशेष भी आए सामने। मध्य प्रदेश के धार जिले में 11वीं सदी की विवादित ऐतिहासिक इमारत भोजशाला में सोमवार को सर्वे के 81वें दिन ब्रह्मा जी के परिवार की प्रतिमा मिली।
भगवान ब्रह्मा जी के पूरे परिवार की लगभग 2 फीट की एक प्रतिमा सहित 7 अवशेष मिले हैं। सर्वे के 81वें दिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विवादित भोजशाला में सफाई कराई। अगली खबर जहां है रीवा से। रीवा में हत्यारी बहू को मिली फांसी की सजा। धारदार हथियारों से उतारा था सास को मौत की घाट। कोर्ट ने माना क्रूर हत्या। हत्या की वारदात 12 जुलाई 2022 को हुई थी। घरेलू विवाद के चलते बहू कंचन कोल ने अपनी सास सरोज कौल पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, लेकिन इसके पहले की सास सरोज ने दम तोड़ दिया। रीवा जिला न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इसे क्रूर हत्या माना है। एक नजर डालते हैं बॉलीवुड की खबरों की ओर। मिर्जापुर के जंगल में होगा घमासान, क्योंकि लौट आया है घायल शेर। दमदार टीजर ने मचाया है भौकाल। मिर्जापुर के तीसरे सीजन का हर फैन को है बेसब्री से इंतजार। गुड्डू पंडित और कालीन भैया की लड़ाई देखने के लिए हर कोई है बेताब। इस बार मिर्जापुर के जंगल में पहले से भी ज्यादा घमासान देखने को मिलने वाला है। शो का दमदार टीजर आ चुका है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। दूसरी खबर जुड़ी है सोनाक्षी सिन्हा से। शादी के सवाल पर आया सोनाक्षी सिन्हा का जवाब, ये पूरे तरीके से मेरी चॉइस है। सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड की ए लिस्ट एक्ट्रेस मानी जाती है। दबंग से करियर शुरू करने वाली सोनाक्षी ने अब तक कई बड़े बैनर्स के साथ काम कर अपनी पहचान बनाई है। एक्ट्रेस इन दिनों अपनी शादी के रूमर्स को लेकर लाइमलाइट में है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी शादी की खबरों को लेकर रिएक्ट किया। खबर थी कि सोनाक्षी कथित तौर पर 23 जून को अपने रूमर बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी कर सकती हैं। अब इन सभी बातों का जवाब देते हुए सोनाक्षी ने लोगों के मुंह पर लगा दिया है ताला। सोनाक्षी ने कहा ये सिर्फ और सिर्फ उनकी चॉइस है। आइए रुक करते हैं सेहत से जुड़ी कुछ खबरों पर। भीषण गर्मी से बचाव के लिए काफी है पान गुलकंद का 1 गिलास शरबत। बाल भी बाका नहीं कर सकेगी लू। इन दिनों गर्मी ने हर किसी का हाल बेहाल किया हुआ है। इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा जूस और फलों के सेवन की सलाह दी जाती है। ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ बहुत ही खास नुस्खा लेकर आए हैं। ये है गुलाब की पंखुड़ियों से बनने वाला गुलकंद, जिसका शरबत शरीर में ठंडक बनाए रखने के साथ आपको पूरे दिन तरोताजा भी रखेगा। अगली सेहत की खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि लीची ही नहीं, इसके बीजों में भी छिपे हैं ढेरों फायदे। इनके इस्तेमाल से सेहत होगी दुरुस्त और खूबसूरती में भी लगेंगे 4 चांद। गर्मियों में कई लोग लीची खाना पसंद करते हैं। खट्टी मीठी लीची अपने स्वाद के साथ ही अपने ढेर सारे गुणों के लिए भी जानी जाती है। इसके इस्तेमाल से कई समस्याओं से राहत भी मिलती है। हालांकि सिर्फ लीची ही नहीं, इसके बीज भी कई तरीके से फायदेमंद होते हैं। लीची के बीज आपके दिल की सेहत को बेहतर करते हैं। डायबिटीज से बचाने में भी हैं कारगर। लीची के बीज एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। त्वचा के लिए है ये बहुत ही ज्यादा गुणकारी। आप लीची के बीज को अर्क के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए बीजों को निकालकर अच्छी तरह से साफ करें और सूखने दें। एक बार सूख जाने पर बीजों को ब्लेंडर या मसाला ग्राइंडर की मदद से बारीक पीस लें। घर में बने लीची के बीज के इस पाउडर को स्मूदी या दही में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे की खबरें हैं व्यापार जगत से। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर में मिलेंगी लाखों जॉब्स। कार्यभार संभालते ही मंत्री जितिन प्रसाद ने कही है ये बड़ी बात। मंगलवार को वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्र में आने वाले समय में युवा प्रतिभाशाली भारतीयों के लिए लाखों नए रोजगार का विकल्प पेश किए जाएंगे। जितिन प्रसाद ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस परिवर्तन का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि एक्शन में आई मोदी सरकार। राज्यों को जारी हुआ लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए की किश्त। सोमवार से देश में मोदी सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। अपने कार्यभार संभालने के साथ ही मोदी सरकार एक्शन में दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त के आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं आज केंद्र सरकार ने राज्यों को
टैक्स डिवॉल्यूशन की 13,09,750 करोड़ रुपए की किश्त जारी कर दी है। पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमें जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां पकड़ा गया विदेशी पक्षी और जीवों की तस्करी का काला खेल। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट टीम ने छापा मारा और ड्रैगन समेत 11 प्रजातियों के 50 से ज्यादा जीव बरामद किए। स्थानीय फॉरेस्ट विभाग की मिली भगत से विदेशी पक्षियों और जीवों की तस्करी का वैध धंधा चल रहा है। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट विभाग की टीम विदेशी केकड़े, बिच्छू, सांप, चील, ड्रैगन, कलरफुल बर्ड्स और पैरट्स बरामद कर साथ ले गई। फॉरेस्ट टीम ने मौके से जीवों की देखभाल करने वाले एक कर्मचारी को हिरासत में लिया। बिना रजिस्ट्रेशन विदेशी पक्षी और जीवों की खरीद बिक्री करता था व्यापारी। 3 घंटे से ज्यादा चले ऑपरेशन में एमपी फॉरेस्ट विभाग को मिली बड़ी सफलता। बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर रोड पर चल रहा था विदेशी जीव और पक्षियों की तस्करी का ये धंधा। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। पालने को मिल जाएगी, गिफ्ट में ले आओ, पालने को मिल जाएगी। भाई पीछे हो जाओ भाई। अनिल भाई, हाँ गूगल पे मिल जाएंगे। खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां फर्जी एसओजी टीम ने 2 युवकों को पकड़कर पीट डाला। पीड़ित युवकों के मुताबिक खुद को एसओजी टीम बताने वाली टीम सलमान खान फायरिंग मामले भी सवाल कर रही थी। फर्जी एसओजी टीम ने युवकों को नशा कराकर बेरहमी से पीटा, छोड़ने की एवज में करीब 70,000 रुपए भी वसूल लिए। मारपीट के बाद युवकों को वलीपुरा नहर के पास कार में फेंककर फरार हो गए एसओजी टीम। पीड़ित युवकों की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है। बुलंदशहर कोतवाली सिटी क्षेत्र के अमयश हॉस्पिटल के पास की है ये घटना। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। आरिस, इस्लामाबाद। क्या हुआ आपके साथ? हमारे दोस्त की कॉल आई थी कि मुझे लेने आ जाओ, नहर पे मेरा तेल ख़त्म हो गया। हम चले गए वहाँ। कौन सा दोस्त? कहाँ के रहने वाला? वो खुर्जे के रहने वाले हैं, चिंटू। उनकी कॉल आई तो हम चले गए उन्हें लेने। तो एकदम ही 6-7 जने आते हैं, उन्होंने हमें घेर लिया। अपने ऑफिस से एक वहाँ नहर के पास वहाँ ले गए। वहाँ मैं नंगा वंगा कराया, खाली इंटरव्यू छोड़ दें, खाली निकलने कर। वहाँ मारपीट करने लगे। हमने पूछी भाई क्या बात है, वो कहने लगे क्या बात, फिर मारने लगे। वो पिस्टन ही जना क्या क्या थी उन्हों पे। फिर नशा कराया उन्होंने। नशा कराने के बाद फिर मारने लगे, नहीं तुम ये करते हो वो करते हो। एसओजी टीम बता रहे थे अपने आप को कि हम एसओजी हैं, ऐसे ऐसे तुम ये करते हो, स्मैक देखते हो, वो करते हो। नहीं भैया हम तो पीओपी का काम करते हैं। अच्छा, फिर मारने लगे, हमें नशा कराया। फिर हमें पिस्टन डंडों से जना काय से मारा। सलमान खान के ऊपर तो गोली चली थी, उनमें भी हमारा नाम, मतलब उनको तुम्हारा उससे लिंक है कहीं। मैंने वो कहने लगे कि तुमने ही गोली चलवाई थी, कहाँ है वो पैसा, कहाँ से आता है ये वो, मतलब ये पूछने लगे। फिर मारा उन्होंने हमें। हमने उनके हाथ जोड़े, पाँव पकड़े, बहुत, फिर भी नहीं छोड़ा उन्होंने हमें। फिर कहने लगे कि जहाँ तेरे गोली मारेंगे, पिस्टन तानने का, ये भी मुँह पर मारी, टांगों में वांगों में सब में मारी। फिर हमें पता नहीं कहाँ ले गया, हमें नशे में कर दिया बहुत ज़्यादा। फिर घर वालों से पैसे मंगाए, हमसे भी लिए। फिर हमें वो नहर पे फेंक दी। क्या नाम है? मोहम्मद अमन नाम है, इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ, 1 नंबर गली का। क्या हुआ आपके साथ? मुझे एक दोस्त ने, वो ना चिंटू नाम है उसका, उसने फ़ोन कर बुलाया, जो बाइक में तेल ख़त्म हो गया है कि यहाँ को आजा नहर पर। मैं और ये हम दोनों नहर पर पहुँचे तो वहाँ पे 4-5 आदमियों ने हमें घेर लिया। वहाँ से बाइक छीन के हमारे वो हमें कमरे पे ले गए। वहीं पर ही एक ऑफिस सा बना हुआ, उसमें क्या बता रहे थे अपने आपको? एसओजी बता रहे थे, जो एसओजी की टीम है हम। फिर हमारे कपड़े वपड़े उतारे उन्होंने, टी-शर्ट उतारी, हमारा सारा सामान छीन लिया, फ़ोन, बाइक की चाबी, सब चीज़ छीन के हमें बेल्टों से, और क्या नाम है, बेल्ट थे, डंडे थे और बांस थे और पिस्टल थे, उन्होंने से बहुत ही मारा।
अगली खबर आ रही है मुरादाबाद से, जहां एक मस्जिद के इमाम साहिब की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात शहर से सटे ग्राम भैंसिया में हुई। यहां गांव की बड़ी मस्जिद के इमाम के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मंगलवार सुबह 4 बजे की है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। शहर से सटे कटघर थाना क्षेत्र के गांव भैंसिया में गांव के बीच में एक बड़ी मस्जिद है, जिस मस्जिद में रामपुर के स्वर थाना क्षेत्र में चाऊपुरा मसवासी गांव के रहने वाले मौलाना अकरम 15 सालों से इमाम करते थे। गांव में ही उन्होंने घर बना लिया था। इसी में मौलाना अकरम अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ रहते थे। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। ये आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ भैंसिया गांव में एक मौलाना अकरम नाम के एक व्यक्ति, तो घर के ही बगल में एक खंडहरनुमा एक जो मकान बना है, वहाँ पर वो उनको किसी ने गोली मारी है। पुलिस ने मौके पाकर देखा, उनकी वहाँ मृत्यु हो चुकी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। आज सुबह ये नमाज कराने भी नहीं गए थे, तो रात्रि में अपने घर से ही किसी के बुलाने पर संभवतः बाहर आए होंगे और रात में ही किसी में घटना हुई है। हम लोग इसकी अभी जानकारी कर रहे हैं। जल्दी छानबीन करके घटना का खुलासा किया जाएगा। कितनी गोलियां लगी सर? अगली खबर आ रही है शामली से। बता दें, शहर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान झिंझाना नहर पुल के पास से लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हरियाणा के पानीपत और लोनी से चुराई गई 2 बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जबकि इनका एक साथी 3 दिन पूर्व झिंझाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शहर कोतवाली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए सीओ कैराना अमरदीप मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर कोतवाली पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहन की तलाश की जा रहा था। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। खुलासा किया है कितने आरोपी दिनांक 1/6/2024 को थाना कोतवाली शामली पर एक गांव है लीलौन, वहां से सचिन जो है ये लीलौन के रहने वाले हैं। उन्होंने सूचना दी कि उनकी एक मोबाइल जो है 2-3 लड़कों के द्वारा जो है लूट ली गई, और इस सूचना पर थाना कोतवाली की पुलिस के द्वारा उच्च अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण किया गया। इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई थी। आज जो है झिंझाना नहर पुल कोतवाली थाना के अंतर्गत से उन्हें उस घटना में जो है 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें परमजीत और शुभम है। परमजीत जो है दयानंद नगर कोतवाली के रहने वाले हैं और शिवम जो है रामपुरा के रहने वाले हैं। इसमें एक अभियुक्त जो है शुभम है, जो पूर्व में जेल जा चुका है। इनके कब्जे से जो है घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल अपाचे थी वो बरामद की गई, और जो आपको मोबाइल उन्होंने लूटी थी वो बरामद की गई। एक मोटरसाइकिल जो है स्प्लेंडर भी बरामद की गई है, जो बता रहे हैं सिटी थाना पानीपत हरियाणा से चोरी हुई है। इसके अलावा पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये नशे की हालत में थे और इस घटना को इसलिए इन्होंने अंजाम दिया, और इनसे पूछताछ के उपरांत जो है सारी विधिक कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में विवेचना भी जारी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज मिलने के बाद चिराग पासवान ने मंगलवार को अपने परिवार के साथ मंत्रालय का पदभार संभाला। चिराग पासवान जब मंत्रालय पहुंचे तो उनके गले में राम नाम का पटका भी था। चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, इस मंत्रालय में बहुत सारी संभावनाएं हैं, दूसरे देशों के मुकाबले अभी इसमें काम करना बहुत बाकी है। अपने क्षेत्र हाजीपुर के केला और मखाना को लेकर अपने मंत्रालय में आगे काम करने पर चिराग पासवान ने जोर दिया। चिराग ने कहा कि मुझे पीएम ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाने आया हूं। इस फील्ड में बहुत स्कोप है। ये ऐसा विभाग है जो किसानों को आय बढ़ाने का काम करेगा। चिराग पासवान ने कहा, आने वाले दिनों में फूड प्रोसेसिंग की अहम भूमिका होगी। जिस तरह मेरे पिता जिस विभाग में रहे उसे ऊंचाइयों पर ले गए, उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए काम करना है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।